ई लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे काफ़ी लंबे समय से हिमाचल प्रदेश के हजारों युवाओं को उम्मीद थी कि आखिरकार हिमाचल प्रदेश सरकार जो हिमाचल प्रदेश में राज्य चयन आयोग का गठन होना था उसका रूल्स ऑफ बिजनेस का डॉक्यूमेंट कब पब्लिकली करेगी। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किसमें हम एक हर लाइन को समझने का प्रयास करेंगे कि रूल्स ऑफ बिजनेस का मतलब क्या होता है, हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग किस तरह से काम करेगा, क्या इनका नियम रहेंगे, किस तरह से एडवर्टीजमेंट को कॉल करेंगे, किस तरह से आपकी सिलेक्शन होगी। ए टू जेड आपको इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले हम आपको यहाँ पर बता दें कि रूल्स ऑफ बिजनेस ऑफ हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग डॉक्यूमेंट है क्या। देखिए, जब सरकार ने कैबिनेट में एक निर्णय लिया था कि हिमाचल प्रदेश सरकार जो पूर्व में हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन था उसको निरस्त करती है, तो उसके बाद जो हमारा पुराना ये संस्थान था इसकी सारी कार्यप्रणाली, जो भी इसका नियम थे, जो भी इसका रूल्स ऑफ बिजनेस था, सब कुछ क्या हो गया था, निरस्त हो गया था। उसके बाद आप देखते हैं हिमाचल प्रदेश में सानन कमेटी बनती है। सानन कमेटी को ये सरकार ने काम दिया था कि आप अब हिमाचल प्रदेश में एक ऐसा अपॉइंटमेंट का एक इंस्टीट्यूशन फ्रेम कीजिए जो कि बिल्कुल पूर्ण रूप से ट्रांसपेरेंट हो, टेक्नोलॉजी के अनुरूप हो। तो देखिए, इसी के परिणाम स्वरूप सानन कमेटी काम कर रही थी। काफ़ी लंबे समय से आपने देखा होगा, करीब करीब 1 वर्ष का समय होने को आया है। और उसके बाद देखिए, सरकार ने भी कई बार कहा कि हमारी प्रोसेस आगे बढ़ रही है, इस तरह से काम करेंगे या ये सिस्टम रहेगा। तो अब देखिए, अंततः जो सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है किसी भी चीज़ का, किसी भी संस्थान का, तो वो होता है उसका अपना जो रूल्स ऑफ बिजनेस होता है। मतलब यहाँ पे जो एक एक अक्षर है ये कानून के मुताबिक है, कानून का ये काम करेगा। ये अक्षर जो आप यहाँ पे अभी देखेंगे, जिनकी हम आपके साथ बात करेंगे, हर अक्षर आपका एक नियम है, हर अक्षर में कुछ ना कुछ आपकी परीक्षा से संबंधित जानकारी होगी। इसी डॉक्यूमेंट के आधार पर जो आने वाली भर्ती प्रक्रिया है वो आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगी। इसी का आपको एक और उदाहरण देते हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला है, उनका भी रूल्स ऑफ बिजनेस करने का अपना तरीका है। उसी नियमों के आधार पे वो भर्ती प्रक्रियाएं करते। कई बार आप सुनते होंगे उनके पास किसी डिपार्टमेंट की वैकेंसी आ जाती है, लेकिन वो क्या करते हैं, उसको वापस कर देते हैं। तो क्या कहते हैं उसमें, कहते हैं कि हमारे रूल्स ऑफ बिजनेस के अंतर्गत नहीं आ रहा है। तो मतलब कितनी इंपॉर्टेंट ये आपके लिए ये डॉक्यूमेंट होने वाला है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं। सबसे पहले तो आप याद रखिएगा, जो हिमाचल प्रदेश में अभी नया ये संस्थान बना है भर्तियों के लिए, इसको जो नाम दिया गया है हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, अंग्रेजी में भी देखिए इसको अभी हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ही नाम दिया गया है। आप इसकी फुल फॉर्म देखेंगे HPRCA बनती है। और देखिए, इसके रूल्स ऑफ बिजनेस कब एस्टेब्लिश हुए, 2024 में हुए, ये भी आपने याद रखना है। हो सकता है किसी परीक्षा में कोई प्रश्न नहीं आपसे पूछ लिया जाए। और देखिए, जब ये जो पब्लिकेशन है, जो ई राजपत्र है सरकार का, उसमें पब्लिश होती है, पब्लिकली इसको किया जाता है ताकि हिमाचल प्रदेश के सभी लोगों को पता लगे कि इनका काम करने का तरीका किस तरह से आगे होगा। तो देखिए, यहाँ पे यदि आप देखेंगे, आयोग मीन्स हिमाचल, देखिए आयोग का मतलब क्या हुआ, हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग। इस तरह से आप यहाँ पे देखेंगे ना, हर शब्द यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस का मतलब क्या हुआ, जो इस जो हमारा ये HPRCA है, इस वीडियो में अब मैं भी आगे HPRCA का ही इस्तेमाल करूंगा, तो आप समझ जाइएगा HPRCA का मतलब होगा हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का मतलब क्या हुआ, HPRCA का जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, जो पूरा का पूरा इसमें काम करेगा। एडवर्टाइजमेंट का मतलब क्या हुआ, जो आपकी एडवर्टीजमेंट निकलेगी। चेयरमैन का मतलब क्या हुआ, अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, इसको सबसे सर्वोच्च पोस्ट होगी इसमें, ठीक है जी। उसके बाद चीफ एडमिनिस्ट्रेटर का क्या हुआ, जो पूरे के पूरे इसको एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से मैनेज करेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, जैसे CBT का आपको मतलब बताया गया है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है। ये कुछ टर्मिनोलॉजी यहाँ पे बताई गई है। यदि आप देखेंगे तो शुरू के आपको यहाँ पे देखिए जो ये 10-15 यहाँ पे नियम मिलेंगे, ये सारे के सारे क्या है, ये टर्मिनोलॉजी है। OTR शब्द देखिए यहाँ पे यूज किया गया है, मीन्स वन टाइम रजिस्ट्रेशन। अब देखिए, जो आपकी सबसे काम की चीज है यहाँ पर, उसको हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए, द बिजनेस ऑफ द आयोग शैल बी ट्रांजेक्टेड बाय द चेयरमैन एंड द मेंबर्स इन द मीटिंग बाय कंसेंसस। तो यहाँ पे देखिए, चेयरमैन भी होगा और उसके मेंबर भी होंगे, जो कि आने वाले समय में आप देखेंगे जिस तरह से हमारा पुराना आयोग होता था वो काम करता है। लेकिन देखिए, वर्तमान में क्या हुआ है,
जब से हिमाचल प्रदेश सरकार ने तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के लिए इंटरव्यू को बंद कर दिया है, तो मेंबर्स का यहाँ पे काम करना मतलब उनके लिए कोई काम ही नहीं बचा था, क्योंकि मेंबर्स का मेन काम होता था इंटरव्यू को कनेक्ट करना। तो उसके बाद देखिए, द मीटिंग ऑफ द आयोग शैल बी हेल्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द चेयरमैन। इफ द चेयरमैन इज अनेबल टू बी प्रेजेंट एट द मीटिंग, द सीनियर मेंबर प्रेजेंट सेल चेयर द मीटिंग। देखिए, तो होता ही है, यदि आपका मुखिया नहीं है तो उसके बाद जो सबसे सीनियर मोस्ट व्यक्ति होता है वही उसको प्रिजाइड करता है। तो ये कुछ नियम यहाँ पे बनाया गया है जो कि यहाँ पे अधिकारियों से संबंधित है। हम विशेष तौर पे कोशिश करेंगे विद्यार्थियों के लिए कौन कौन से नियम यहाँ पे जरूरी है। तो आपको बता देते हैं कि ये जो हमारा HPRCA बना है ये किस तरह की भर्तियों के लिए बना है। तो आपको बता दें, ग्रुप सी सर्विसेज और पोस्ट आर विद इन द परव्यू ऑफ द HPRCA अंडर द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट शैल बी मेड ऑन द एडवाइस ऑफ आयोग एक्सेप्ट द फॉलोइंग। मतलब देखिए, जो नीचे कुछ वैकेंसीज बताई गई है इसके अलावा भर्ती नहीं करेंगे, और ग्रुप सी की जितनी भी भर्तियां होगी वो सीधी तौर पर हिमाचल HPRCA के माध्यम से ही पूरी होगी। देखिए, इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी माना जाता है। जैसे आपका भी हिमाचल प्रदेश में कोड ऑफ कंडक्ट लगने वाला है, तो कोड ऑफ कंडक्ट में क्या होता है, सरकार किसी भी तरह की कोई भर्ती नहीं कर सकती, लेकिन आपने देखना यदि आपका HPRCA और HPPSC शिमला तो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है, इनकी भर्ती प्रक्रिया पे कोड ऑफ कंडक्ट का कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि एक स्वतंत्र निकाय है। ऐसा माना जाता है कि इनके ऊपर सरकार का किसी भी तरह से कोई भी प्रभाव या कोई भी औचित्य नहीं होता है। तो यही कारण है इनको इतने अधिकार दिए जाते हैं। देखिए, रिक्रूटमेंट प्रोसेस हमारी बहुत ही ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। हिमाचल के हर विद्यार्थी को अपना उसमें कैंडिडेट रखने का मौका मिलना चाहिए। जो जितनी मेहनत करता है उसको निश्चित तौर पे उसको हिमाचल प्रदेश में नौकरी भी मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, ग्रुप सी की भर्ती करेंगे, और हिमाचल प्रदेश सरकार चाहे तो यहाँ पे लेकिन उन्होंने क्लियर किया है कि वो भर्ती अभी एक आगे कर सकते हैं। पोस्ट इन द हाई कोर्ट, जैसा कि आपको ज्ञात है हाई कोर्ट और हिमाचल प्रदेश जो विधानसभा है और हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन से जो एडवर्टीजमेंट आती है, इनकी भर्ती ये नहीं करेंगे। अपॉइंटमेंट टू ग्रुप सी पोस्ट ऑफ बार्ड्स ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स हु डाई इन द हरनेस, तो ये देखिए आपके काम का नहीं है। ये हम आगे बात करें तो इन्होंने कहा कि 50% क्लास जो बैच वाइज भर्ती भी होती है वो यहाँ पे नहीं आएगी। देखिए, सीधी सी बात है, यहाँ पे वही वैकेंसी जाएगी जो कि कमीशन से भरी जानी है। क्लियर हो गया आपका। नेक्स्ट आगे है, यहाँ पे देखिए रिक्विजिशन आयोग कैसे करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आयोग शैल एक्सेप्ट ओनली ऑनलाइन सबमिशन ऑफ रिक्विजिशन विद इन द पीरियड प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट। In order to do this, the Ayog shall provide an appropriate windows to its website where requisition will need to be entered by the department। देखिए, बहुत अच्छी बात है। अक्सर आप देखते हैं हिमाचल प्रदेश सरकार का काम है कैबिनेट से वैकेंसीज को अप्रूव करना। उसके बाद एक एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप होता है, उनका काम होता है फाइनेंस से अप्रूव करवाना या किसी अन्य फॉर्मेलिटी से निकलनी है, वो सारा काम डिपार्टमेंट लेवल का होता है। सरकार का काम होता है वैकेंसीज को अप्रूवल देना। उसके बाद तो डिपार्टमेंट का काम होता है, विभिन्न तरह की एजेंसीज का काम होता है जो कि गवर्नमेंट से जुड़ी हुई है। तो उसके बाद देखिए, अब क्या होता था, पहले वो फाइल चलती थी आपकी शिमला के सचिवालय से, फिर डिपार्टमेंट में जाती थी, फिर डिपार्टमेंट से चलती थी और आपके हमीरपुर वो फाइल आती थी। फिर हमीरपुर में लोग पहले ही ओवर क्राउडेड रहते थे, ओवर बिजी रहते थे। आपको पता है कि हिमाचल में 1.5 लाख आवेदन भी आते हैं एक वैकेंसीज के लिए, तो बहुत टफ होता है 1.5 लाख के बच्चों का एग्जामिनेशन सेट करना। छोटा सा प्रदेश है हमारा, और परीक्षा के लिए भी ऑनलाइन पद्धति भी नहीं थी यदि हम पिछले कमीशन की बात करें। लेकिन अब क्या करेंगे, देखिए अभी जो फाइलों का झंझट है खत्म कर दिया गया है। इसमें क्लियर कहा गया है कि जो HPRCA की वेबसाइट होगी वहाँ पे ही एक रिकॉग्निशन का एक ये बनाएंगे, एक टैब बनाएंगे। किसी डिपार्टमेंट को यदि अपनी भर्ती प्रक्रिया वहाँ से करवानी है, सारी फॉर्मेलिटीज़ ओके हो चुकी है। एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना होगा, जो रूल्स ऑफ बिजनेस HPRCA का है उसी के जो इनके नियम्स होंगे उसी के तहत डिपार्टमेंट उसको देखेगा कि लगता है कि आपकी भर्ती प्रक्रिया HPRCA से होनी है तो आप वहाँ भेज दीजिए। यदि आपकी क्लास बन के तो फिर आपको HPPSC शिमला भेजनी पड़ेगी। तो ये एक अच्छी बात है। देखिए, बीच का जो इस मैथ है इसको ख़त्म कर दिया गया है। अब सीधा क्या होगा, डिपार्टमेंट से सीधी जो भी वैकेंसीज की इन्फॉर्मेशन होगी उनको क्या करना पड़ेगा, आयोग की वेबसाइट में जा करके वहीं से वो फिलअप करेंगे। सारी वैकेंसीज आपकी
यदि 1 सेकंड का काम है, देखिए जहाँ से फिलअप किया सीधी आपकी HPRSA के चेयरमैन या जो भी उनका चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होगा जिसके क्षेत्राधिकार में आएगा उसके पास पहुंच जाएगी। यदि वो अप्रूवल कर देते तो आपकी जस्ट देखिए ये सारा नियमों के तहत सही होगा, तो काफ़ी फास्ट भी ये प्रक्रिया होने वाली है। लेकिन इसको फंक्शनिंग में आने में अभी हो सकता है थोड़ा सा समय लगे, क्योंकि सारे के सारे डिपार्टमेंट्स को भी बताना पड़ता है कि आप इस तरह का सिस्टम देखिए अभी हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला के द्वारा भी अपनाया गया है, लेकिन उसमें हमने देखा था कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती प्रक्रिया थी वो सारा डिपार्टमेंट उनको डाटा भेज दिया, लेकिन जब वो HPPSC शिमला के अधिकारियों ने उसको ओवरव्यू किया तो उन्होंने कहा कि इसमें कुछ कमियां हैं, वो फिर से रोल बैक किया गया था, डिपार्टमेंट उसको फिर से ओवरव्यू किया था और उसके बाद वो भेजा था और वो भर्ती प्रक्रिया हुई भी उसी प्रोसेस से। आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हुई थी इसमें भी इस तरह की पूरी प्रोसेस फॉलो की गई थी। तो ये आपके लिए एक अच्छी खबर है, सरकार की तरफ से कोई वैकेंसी जाती है तो एकदम से वहाँ पर आपको भरने को देखने को मिल सकती है। उसके बाद देखिए जो एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट होता है, तो इसमें कहा गया है कि जो एडवर्टीजमेंट यहाँ पे देखिए क्या कहा जाता है, द एज लिमिट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट विल बी रिकॉर्ड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द ईयर इन द, देखिए ये भी क्लियर कर दिया है कि जो एडवर्टीजमेंट को एक देखो तो सब में होता है, ये आप देखेंगे उसमें कहा जाता है कि इतनी तारीख तक आप कितनी आयु है तब आप एलिजिबल है। ऐसे हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में 18 से 45 वर्ष उम्र सरकारी नौकरियों के लिए निर्धारित की गई है। यदि आप इसको आपने और भी ओवरव्यू करना है तो आप सिंपली टेलीग्राम ग्रुप में जाना, वहाँ पे इलास्टली टाइप करना, वहाँ पर भी आपको पूरी की पूरी PDF मिल जाएगी। तो इसके अलावा देखिए ये आपके लिए एक अच्छी प्रोसेस थी। अब हम बात करेंगे एडवर्टीजमेंट ऑफ वैकेंसीज की। तो देखिए आफ्टर रिसीविंग द रिक्वेजिशन फ्रॉम द कंसर्निंग एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से जो आएगी तो उसके बाद यहाँ पे क्लियर कर दिया शैल बी पब्लिश्ड इट एट लीस्ट 2 लीडिंग न्यूज़पेपर। देखिए होता ही है हिमाचल प्रदेश में कि एक अंग्रेजी में और एक हिंदी के समाचार पत्र में एडवर्टीजमेंट पब्लिश करनी ही पड़ती है। HPRCA की वेबसाइट पर भी निश्चित तौर पे वो पब्लिश होगी, लेकिन उसके अलावा भी 2 न्यूज़पेपर में यहाँ पे कहा गया तो 2 न्यूज़पेपर में भी आपको ऐड देखने को मिलेगी, 1 इन हिंदी एंड 1 इन इंग्लिश। ये तो हर तरह की वैकेंसी इसमें पहले भी होता ही था। और उसके बाद यहाँ पे देखिए आगे हम डिस्कस करेंगे प्रोसीजर फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन। तो यहाँ पे देखिए आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन में जाना है, OTR में जाना है, जैसे HPPSC शिमला भी करता है। 1 टाइम आपको रजिस्ट्रेशन करनी होगी, उसके बाद सारी जानकारियाँ आपके अकाउंट में आपको मिलती रहेगी। एक बार आपने अप्लाई कर दिया, आपका एडमिट कार्ड आना है, आपका रिजल्ट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है, विभिन्न तरह की जानकारियाँ अब आपको अपने अकाउंट में ही मिल जाया करेगी। प्रोसीजर फॉर अप्लाइंग तो देखिए आपको HPRCA.hp.gov.in जो इनका पोर्टल होगा उसी पोर्टल पे जा करके आपको अप्लाई करना होगा। पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन बाय द कैंडिडेट, तो इसके लिए देखिए यहाँ पे अभी UPI को भी अलाउ कर दिया गया था। पहले देखिए डेबिट क्रेडिट कार्ड से पेमेंट सिस्टम था ही, लेकिन अभी आप UPI के माध्यम से भी कर सकते हैं। मतलब ईजी और कन्वीनियंस बनाने का यह प्रयास है कि मोड ऑफ पेमेंट आपका क्या रहेगा। और यहाँ पे देखिए ऑफलाइन किसी भी तरह से कोई भी पेमेंट एक्सेप्ट नहीं की जाती है, ना HPRCA करेगा, और आपका आवेदन भी ऑनलाइन ही होगा। किसी भी तरह से कोई भी आवेदन यहाँ पर ऑफलाइन की व्यवस्था नहीं है। टाइम लिमिट फॉर सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन रिक्रूटमेंट, देखिए यहाँ पे अब देखिए ये अच्छी चीज़ आपको पता भी होना चाहिए। देखिए जब कोई एडवर्टीजमेंट आएगी तो उसके लिए 21 दिनों का यहाँ पे टाइम निर्धारित किया गया है। ऑल डिजायर्स एंड एलिजिबल कैंडिडेट शैल बी गिवन 21 डेज फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू OTR पोर्टल। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी ये आपको जानकारी दे दें। यदि मान लो किसी भर्ती को अप्लाई करने की डेट है 31 मार्च, तो 31 मार्च को रात्रि 11:59 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद लिंक ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाएगा। तो अब आप देखेंगे कि कोई एडवर्टीजमेंट यदि आती है तो 21 दिनों में देखिए उसका टाइम मिनिमम देना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कमीशन ने चाहा कि हम इसको 15 डेज तक की आवेदन करेंगे, नहीं, क्योंकि रूल्स ऑफ बिजनेस में 21 डेज निर्धारित किए गए हैं। और उसके बाद वो भी आगे आप देखेंगे कि उसके बाद कितने समय में भर्ती प्रक्रिया हो सकती है। तो यहाँ पे क्लियर कर दिया है प्रोसेसिंग ऑफ ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशंस सबमिटेड विदाउट द प्रिस्क्राइब्ड फीस शैल बी सिमिलरली रिजेक्टेड। ये तो होता ही है, यदि आप फीस नहीं देते तो सारी चीज़ें रिजेक्ट कर दी जाती है। इसके अलावा है रिक्रूटमेंट ऑफ एप्लीकेशन एंड इट्स रिकॉर्ड डायरी स्क्रीनिटी एटसेट्रा। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन टू एस्टेब्लिश अ यूनिक कैंडिडेट आइडेंटिटी विद कंसीडरेशन फॉर आधार बेस्ड रजिस्ट्रेशन। देखिए पहले भी आधार बेस्ड ही रजिस्ट्रेशन होती थी, HPPSC जो हिमाचल प्रदेश सबऑर्डिनेट की वेबसाइट थी, अभी भी उसी सिस्टम को यहाँ पे देखिए। हो सकता है थोड़ी सी इसमें आपको चेंजिंग भी देखने को मिले, लेकिन आपको उसी तरह से अपने आधार कार्ड से अपने रिकॉर्ड को भी मैच करवाना होगा।
तो यहाँ पे उसके बाद देखिए इवेल्युएशन के लिए यहाँ पे कहा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके समझने के लिए, द आयोग विल डिवाइस एंड प्रिस्क्राइब अ मैकेनिज्म सिस्टम फॉर द इवेल्युएशन ऑफ responses on CBT through a software or through the other agencies as directed by the government. Separate SOP shall be decided by the Ayog in consultation with the Department of the Personnel of the Government of Himachal Pradesh. तो देखिए इसमें कहा गया है कि देखिए अभी तो ऐसा है कि आपका जो परीक्षाएं हैं सीबीटी के माध्यम से करवाने की बात यहाँ पे कही गई, जो कि टोटली कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर के माध्यम से मैनेज करेंगे, लेकिन बाद में देखिए सरकार इसको ओएमआर के माध्यम से भी कुछ परीक्षाएं हो सकती है, जो बड़ी बड़ी परीक्षाएं होती है। एक और अच्छी बात यहाँ पे लग रही है, रीचेकिंग रीवैल्यूएशन ऑफ सीबीटी क्वेरीज, ये बहुत अच्छी बात है। देखिए तो इसमें क्या किया गया है, प्रोविजन ऑफ अ डिसाइडेड विंडोज फॉर चैलेंजिंग द आंसर की online shall be available to the candidates. A non-refundable fees Rs 200 shall be charged for every challenge to the answer. तो यहाँ पे देखिए 200 रुपये आपको देने पड़ेंगे यदि आपको लगता है किसी आंसर की में कोई त्रुटि है, आप उसको चैलेंज करना चाहते हैं। ये नई बात है, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले आप फ्री ऑफ कॉस्ट में जितनी आपकी मर्जी थी उतने क्वेश्चन आप चैलेंज कर सकते थे, एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट या फॉरम कमीशन की तरफ से यहाँ पे दिया जाता था। और देखिए यहाँ पे कहा गया है कि जो आपका ऑन द बेसिस ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ रिटन स्क्रीनिंग टेस्ट सीबीटी या मेरिट लिस्ट शैल बी प्रिस्क्राइब्ड एंड इन केस ऑफ different reserve category the category wise merit list shall be prepared. The candidates to be eligible and in the consideration zone must secure at least 35% in case of जनरल कैटेगरी एंड देखिए 30% ही होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए कहा गया है कि आपको मिनिमम 35%, जिसमें मेरिट बहुत कम जाती है। ऐसे तो आपको पता है मेरिट बहुत हाई की जाती है, लेकिन कुछ वैकेंसीज या कैटेगरीज में ऐसा हो जाता है कि उनकी मेरिट बहुत ही कम होती है। तो देखिए उसके लिए भी कहा गया है जनरल वाले को यहाँ पे 35%, यदि अदर किसी रिजर्व कैटेगरी से है तो 30% मार्क्स उसको होने जरूरी है। अब हम इसमें बात कर लेते हैं व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल रिजल्ट कैटेगरी वाइज वेटिंग लिस्ट पैनल शैल बी प्रिपेयर्ड एज डिक्लेयर बाय द आयोग एज अंडर। ये भी देखिए वेटिंग बहुत जरूरी है, आपको सीखना पड़ेगा। where the advertised number for each post is up to 25, then 25% subject to minimum of 2 candidates आएंगे। देखिए यहाँ पे यदि देखिए हम कहा गया है कि यदि किसी की 25 पोस्टें आती है तो उसका 25% यहाँ पे निकाला गया है, सब्जेक्ट टू मिनिमम 2 कैंडिडेट्स रिजर्व में रखे जाएंगे। यदि देखिए 25 to 50 के बीच में है तो 15%, 50 से ज़्यादा वैकेंसी है तो 10% यहाँ पे रखे जाएंगे, जो कि आपके 8 के आसपास कैंडिडेट्स बनेंगे। द कैंडिडेट्स प्लेस्ड इन द वेटिंग लिस्ट पैनल शैल हैव नो राइट टू बी अपॉइंटेड एक्सेप्ट व्हेन अ selected recommended candidate does not join and the waiting list is still in operation. The waiting panel shall also be published on the website of the Ayog and will be in operation for 1 year from the date of sending recommendation of the आयोग टू द कंसर्न अपॉइंटमेंट अथॉरिटी। जानिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। देखिए वेटिंग लिस्ट आपकी जारी होगी, आयोग की वेबसाइट पर होगी और उसकी वैलिडिटी देखिए यहाँ पे 1 साल रखी गई है। ये बहुत यदि इसके बीच में कोई रिक्रूटमेंट नहीं होती है तो 1 वर्ष तक, और ये भी यहाँ पे क्लियर किया गया कि जब तक वो फंक्शनिंग में रहता है, हो सकता है 2 महीने में ही वो फंक्शनिंग में उसको फिनिश कर दिया जाता है, उसके बाद पुनः एडवर्टीजमेंट आ जाती है। तो ऐसा क्लियर तो यहाँ पे नहीं किया है, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो सकता है। लेकिन इतना जरूर है कोई नेक्स्ट वैकेंसीज नहीं पब्लिश नहीं होती है तो 1 वर्ष तक आपकी वेटिंग बनेगी। ये नई चीज़ है आयोग के रूल्स ऑफ बिजनेस में, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में अपने रखनी होगी। उसके बाद देखिए कोई लीगल इशू बनता है तो यहाँ पे कहा गया है कि डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी या फिर डिस्ट्रिक्ट लॉ ऑफिसर, ये जो इनके देखिए अपने वकील्स होते हैं, उन्हीं के माध्यम से सारे के सारे मैटर्स डील किए जाते हैं। ये आपके लिए जानना इतना महत्वपूर्ण नहीं है। डीलिंग विद एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स, ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स शैल बी डिसाइडेड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द चेयरमैन की अप्रूवल के पीछे की तरह ही उसमें भी चेयरमैन से अप्रूवल लेनी पड़ती थी। जो एडमिनिस्ट्रेटिव पहले एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर वहाँ पे नहीं होता था, एचएएस अधिकारी होते थे। अब देखिए यहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होगा, वो सारी की सारी चीजें मैनेज करेंगे। डीलिंग विद फाइनल मैटर्स, तो ऑल द फाइनेंशियल पावर शैल बी वेस्टेड विद द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पास से इसकी सारी के सारी वित्तीय शक्तियां होगी।
तो ये सारा आपने देखा। यहाँ पे देखिए रिटेंशन ऑफ रिकॉर्ड है जो कि कमीशन के पास ही रहता है। और एक और नई चीज़ आपको यहाँ पे बता देते हैं, द आयोग शैल प्रेजेंट टू द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश एज एनुअल एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। HPPSC शिमला भी हर वर्ष गवर्नर को अपनी रिपोर्ट देते हैं कि हमने एक साल में ये काम किया है। तो यहाँ पे भी देखिए लायबिलिटी निश्चित की गई कि आप गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश को बताएंगे कि कमीशन ने एक साल में क्या काम किया है। पावर टू करेक्ट द मिस्टेक, इसको भी समझ लेते हैं, ये भी आपके लिए काम की चीज़ है। द आयोग में करेक्ट एंड क्लैरिकल टाइपोग्राफिकल अर्थमेटिकल मिस्टेक इन रिटन रिजल्ट्स ऑब्जेक्टिव और अदरवाइज सिलेक्शन मेरिट लिस्ट एटसेट्रा और द एरर अराइजिंग देयर इन फ्रॉम एनी एक्सीडेंटल स्लिप और ओमिशन एनी टाइम either on its own motion or on the application of the concern after due deliberation। तो इसमें कहा गया है कि कोई गलती होगी तो कमीशन उसको रेक्टिफाई करने का अधिकार भी रखता है। तो ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे आपको लग रहा होगा भी कि अच्छे से आपका हमीरपुर में जो HPRCA बनना है वो एस्टेब्लिश हो चुका है, उसका रूल्स ऑफ बिजनेस हो चुका है। और कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश में HPRCA के माध्यम से एक भर्ती प्रक्रिया भी होने जा रही है। तो ये संपूर्ण जानकारी थी HPRCA से। आप इस वीडियो को जरूर एक बार रिव्यू कर लीजिएगा। यदि आप हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको तन मन धन से अच्छे से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाना होगा। तो हम आपको बता दें, इलाइट स्टडी टीम आप लोगों के लिए लेकर आई है इलाइट स्टडी एजुकेशनल ऐप, जिसके ऊपर आपको बहुत ही बेहतरीन रिकॉर्डेड वीडियो में करंट अफेयर्स एटसेट्रा की किताबें और लेक्चर्स हमारी अनुभवी टीम के माध्यम से आपको मिलेंगे। तो आप इसका भी लाभ उठाइएगा। इसके साथ में elitstudy.co.in वेबसाइट को विजिट कीजिएगा। हिमाचल प्रदेश के उत्कृष्ट अध्यापकों के द्वारा लिखी हुई किताबें आपको इस वेबसाइट पर मिलेगी। उनको पढ़ करके हिमाचल प्रदेश में बहुत से विद्यार्थियों ने अपना करियर भी बदला है। आप भी इस श्रेणी में अपनी सफलता की व्यथा लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।